अब हम पढ़ेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य। मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है? आपने ये समझा होगा पिछले वीडियो से भी कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इसलिए ही होता है क्योंकि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी फैमिली के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। जब लोगों के साथ, आप लोग भी देखेंगे कि जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ये मेरे पेज के बाजू में कुछ पिक्चर्स भी आपको दिख रही हैं, तो उनमें भी आप देख पाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा। शिक्षक और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से ठेस पहुंचाई। उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है। बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ अधिक नहीं कर पाए, परंतु जब उनके पिता ने उनके बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर गुस्सा आ गया। उन्होंने शिक्षकों के सामने विरोध प्रकट करा। लेकिन जब अंसारी दंपत्ति को मकान किराए पर देने पर लोगों ने इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मतलब कि यदि अगर मकान मिलना भी चाहिए तो उन्हें उसी नाम पर ही मिलना चाहिए, किसी दूसरे नाम पर नहीं। उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है? भारतीय संविधान जब व्यक्तियों को समान मानता है तो इसका मतलब होता है देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखें, तब वे समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि असमानता खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में जब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य करा गया है, जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ हैं। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब है हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। मतलब कानून हर व्यक्ति के लिए समान ही है। दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें व बाजार शामिल हैं। जब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत जैसी बीमारी का उन्मूलन।
शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला, कानून के द्वारा। भारत के संविधान द्वारा समानता के अधिकार को दो तरीके से लागू करा गया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में बहुत सारे कानून हैं। आप लोग पिक्चर भी देख रहे हैं, मेरे साथ बुक में पिक्चर भी चल रही है। ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू करी गई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिल पाए, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ऐसे भी कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं लागू की गई। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिला, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा कराया जाता है। मिड डे मील के बारे में आपने सुना होगा। इसमें सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को, प्राइमरी स्टूडेंट्स को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट हुई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश भी दे दिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव आए। उदाहरण, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश करना सुनिश्चित कर दिया, स्कूल जाना निश्चित कर दिया। शिक्षक बताते हैं, पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा, तब उनकी स्थिति में सुधार हो गया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो मध्याह्न भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा भी गया है। पहले क्या होता था कि जब स्कूल में मिड डे मील की शुरुआत नहीं हुई थी, मध्याह्न भोजन की शुरुआत नहीं हुई थी, तब बच्चा स्कूल से घर जब जाता था खाना खाने, तब वह लौटता ही नहीं था। अब जब से मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई है, सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने शुरुआत करी, तब से हर बच्चा को जब से स्कूल में खाना मिलने लगा दोपहर का भोजन, तब से वह ज्यादा रुचि भी लेने लगा और शिक्षा प्राप्त करने में उसे कोई परेशानी भी सामना नहीं करना पड़ता था। उनकी माताएं जिन्हें बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, अब उन्हें भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। स्कूल में मध्याह्न भोजन को पकाने के लिए जो दलित जाति की महिलाएं हैं, मतलब नीची जाति की जो महिलाएं हैं, उनको भी काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता करी, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दिया।
लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। मतलब कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जहां पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों से ये सरकारी स्कूल अभी भी बहुत ज्यादा भिन्न है, उनमें भिन्नताएं ज्यादा हैं। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार होता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां इनके सम्मान की रक्षा भी नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव हो पाएगा जब लोग ये विश्वास करेंगे कि कोई कम नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार रखता है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक लगातार संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस बुक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। B.R. अम्बेडकर के बारे में इधर पर कुछ अंश दिए हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर पाता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के लिए अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं। ऐसे B.R. अम्बेडकर के कथन है। शायद आप यह सोच रहे होंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, शायद आप यह सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान ही बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत समानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ये आप एक पिक्चर भी देख पाएंगे। एक और कहानी है रोजा पार्क्स। 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक गई और थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार मात्र से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया।
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने को ही सामर्थ्य मानते हैं जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही हो। भारत के संविधान के 15 आर्टिकल में कुछ अंश हैं। देखें, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सड़कों, सार्वजनिक समागमों के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की चुनौती है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं, इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस बुक में आप देखेंगे किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में और हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए विचार करें कि जब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं।